दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, थेमेटिक फंड, हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड और इंटरनेशनल फंड, कई सारे फंडों के बारे में बताया, उनके रिस्क के बारे में बताया, किसके लिए क्या ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो हम बताते हैं कि ये सारे करने के बाद कि फ़ंड का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। मैं यहाँ एक एग्जांपल लेके आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कहीं शोरूम पे गए किसी कार खरीदने, तो सबसे पहले आप क्या पूछते हैं, कितना देती है नॉर्मली, क्योंकि ये हम सिर्फ पहला और आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं कितना देती है। हालांकि कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैं कह लूँ एक कार है और एक म्यूचुअल फंड है, तो हम म्यूचुअल फंड में ये पूछते हैं कि कितना रिटर्न देती है स्कीम, कितना रिटर्न दे सकती है, और कार के बारे में पूछते हैं कि ये कितना माइलेज देती है। क्योंकि हमारा ये बिलीफ सिस्टम ना सर, आप समझ रहे हो ना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारा जो बिलीफ सिस्टम है यही कि कितना रिटर्न देती है। और उसके हालांकि आगे के फैक्टर बहुत होते हैं उसमें, वो हम नहीं पूछते इसका सेफ्टी फीचर्स क्या है, माइलेज क्या है इसका, और इसका पेट्रोल है, डीजल है, मैनुअल है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, इंश्योरेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हम सेकंड फैक्टर यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर हम रखते हैं। लेकिन वो भी फैक्टर उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ माइलेज से ही आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। सेम म्यूचुअल फंड में ही होता है कि हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि जी कितना रिटर्न दे सकती है इसमें। तो इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि मार्केट जब डाउन होगा तो कितना आपको बचाएगी, आपका रिटर्न कितना मेंटेन रहेगा प्रॉपर वे में, मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, रिस्क कितनी रहेगी। ये 5-6 जो फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में भी यही हमें देखना होता है कितने रिस्क फैक्टर होते हैं और वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं हम उनका। वो कम से कम 6 आप वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सीक्रेट 6 फैक्टर होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, अगर इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको, और इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको दूसरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की। जो म्यूचुअल फंड में जनरली हम पूछते हैं ना कि कितना रिटर्न देती है, उसके क्या क्या सिलेक्ट, बड़े आसान और बिल्कुल सिंपल भाषा में, क्योंकि आम आदमी को मैं समझा रहा हूँ तो वो कैसे समझ सकता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर फिर भी अगर आपके समझ में आए तो प्लीज़ मेरे को कॉल कीजिए और मैं आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा, पूरी मेरी कोशिश रहेगी, बेझिझक कॉल कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क क्या होता है। तो रिस्क क्या होता है ये बड़ा सामान्य क्वेश्चन है, हालांकि कई लोग जानते हैं रिस्क क्या होता है, लेकिन मैं बड़ी सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क क्या होता है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम यहाँ, कि सपोज कोई बाइक चलाना जानता है और कोई नहीं जानता है, तो जो बाइक चलाना जानता है उससे पूछिए भाई आपके लिए बाइक चलाना कितना रिस्क है, वो कहेगा सर बिल्कुल नहीं है, मैं तो सारी चीज़ जानता हूँ, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे गियर लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लच कहाँ दबानी है, उसके लिए बहुत ही ईजी है। मतलब वो बड़े आसानी से वो बाइक चला सकता है, उसके लिए कोई रिस्क का मायने नहीं है वहाँ। अगर जो बाइक चलाना नहीं जानता है उससे पूछिए क्या रिस्क है, जी मुझे तो बहुत डर लगेगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मुझे तो बहुत डर लगने। तो ये सारे फैक्टर उसके लिए रिस्क, यानी कि जो जानता है उसके लिए रिस्क नहीं है और जो नहीं जानता है उसके लिए रिस्क है। ऐसे ही शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड होता है, जो जानता है उसके लिए रिस्क नहीं होता, जो नहीं जानता है उसके लिए रिस्क होता है। अब आप कहेंगे कि ये रिस्क कहाँ से आते हैं, तो इस सेक्टर में जो रिस्क आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रिस्क आपका इंडस्ट्री से हो सकता है, इन्फ्लेशन से हो सकता है, चेंज इन मैनेजमेंट हो सकता है, चेंज इन इकोनॉमी हो सकता है, और आपका करेंसी भी हो सकता है, रॉ मटेरियल, जैसा कि पूरे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सारे रिस्क इन फैक्टरों से मार्केट में आते हैं, यानी कि हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो ये सारे रिस्क हैं। इसमें ये आपके इस फैक्टर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन इंडस्ट्रीज जो मैंने अभी आपको बताए सारे फैक्टर्स, ये इनसे आपका रिस्क आता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे 6 फैक्टर हैं, यानी कि 6 फैक्टर जिससे कि हम म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो 6 फैक्टर है वो मैं बताता हूँ। नंबर 1 पे है आपका अल्फ़ा, नंबर 2 पे आपका बीटा, नंबर 3 पे है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 4 पे आता है आपका शार्प रेशो, नंबर 5 पे आता है आपका आर स्क्वास, और नंबर 6 पे आता है आपका नंबर 6 आपका सॉर्टिनो रेशो। तो ये जो 6 फैक्टर है, आप इन्हें समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है
पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है बिल्कुल सीख जाएंगे। और बड़ी सिंपल भाषा में आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊँगा जहाँ कि बड़े बड़े फार्मूले बताऊँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के बताऊँ, ये बता नहीं, कुछ नहीं बताऊँगा मैं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने का मेरा पूरा कोशिश रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा की। ये क्या अल्फ़ा होता है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने बड़े सिंपल चार्ट में लिया है आपको समझाने के लिए, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं। तो एक के चार्ट के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अल्फ़ा क्या होता है। सपोज मैंने कोई बेंचमार्क ले लिया, उसका आपका रिटर्न है 12%। अब बेंचमार्क क्या होगा? जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि जो इंडिसेस होते हैं, सेंसेक्स, BSE, निफ्टी 50, ये सारे आपके इंडेक्सेस हैं और ये इनको फॉलो करते हैं। उसको हम बेंचमार्क एक तरह से बोल देते हैं। बेंचमार्क का बेस लाइन एक तरह से समझे, एक जनरल भाषा में उसको बेस लाइन मान लीजिए। तो बेस लाइन या बेंचमार्क्स के जैसे मान लीजिए रिटर्न 12% है। अब आपका जो आपने फंड लिया है, सपोज कोई एक्स फंड लिया आपने, तो उसका रिटर्न कभी -8 है, -7 है, -5 है, आपका 15 है, 19 है, 20 है, 21 है, जो भी है। तो बेंचमार्क से जो आपका माइनस में होगा, इसका मतलब फंड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये ध्यान से देखिए, फंड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है। और जो बेंचमार्क से ऊपर है, यानी कि आपका 12% मैंने लिया था, उससे आपका ऊपर है 15, 19 और 20, 21, जो भी आपका जो आता है, तो इसका मतलब परफॉर्म आपका जो फंड है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और यू विल बी वेरी हैप्पी कि मैं खुश हूँ, मेरा फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस यही अल्फ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अल्फ़ा क्या होता है, कि बेंचमार्क से जो नीचे जाए वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और जो ऊपर जाए वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अल्फ़ा जनरेट कर रहा है। बस यही अल्फ़ा के बारे में है। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं, बीटा। अब बीटा क्या होता है? कि बीटा होता है आपका कि जब भी इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच इसकी रेंज होती है। अगर मैं सपोज ये कहूँ कि मेरा किसी फंड का बीटा -1 है, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी वॉलेटिलिटी कम होगी, रिस्क कम होगा और रिटर्न भी कम होगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि उसका +1 है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि मार्केट का उतराव चढ़ाव भी ज़्यादा होगा और रिस्क भी ज़्यादा रहेगी, रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा। अब वो जीरो है, सपोज़ किसी का, जनरली जीरो नहीं होता है, फिर भी अगर मैं मान के कहता हूँ जीरो है, तो ना रिस्क होगी ना उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, एक तरह से ये कह लें न्यूट्रल, तो वो बीटा होता है। तो बीटा का कंसेप्ट ये हो गया होगा, बिल्कुल आपका क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। बीटा बस इसी को कहते हैं और इसमें कोई फार्मूला कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है कि बीटा इसको कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि मार्केट का उतराव चढ़ाव, यानी कि वॉलेटिलिटी जिसे हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से ही हम इसको मेज़र करते हैं। यानी कि जिसका जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मार्केट उसका जो फंड की परफॉर्मेंस होगी उतनी वॉलेटिलिटी होगी उसमें, यानी कि अप एंड डाउन, और रिटर्न भी ज़्यादा होगा और कम भी हो सकता है। तो वो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब मार्केट डाउन है और ज़्यादा है, किसी का मान लो 20 है, 25 है, तो एक तरह से दूसरी भाषा में और एक सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ, चलिए, कि सपोज़ किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने मान लीजिए, किसी एवरेज रिटर्न है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, तो इसका मतलब हुआ कि जो उसकी रेंज होगी, यानी कि 10 - 4 6% से, और 10 + 4 14%, यानी कि कम से कम वो रिटर्न 6% देगा और मैक्सिमम रिटर्न वो 14% देगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। लो स्टैंडर्ड डेविएशन रहते हैं हाइब्रिड फंड के, और जो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मली ज़्यादा रहते हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़े सिंपल और आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट समझाने की जो आम आदमी समझ सके। मैं किसी एक्सपर्ट को नहीं समझा रहा, क्योंकि वो टेक्निकल लैंग्वेज फार्मूले बहुत होते हैं। सिंपल लैंग्वेज बस आपको ये रखना है ध्यान कि ये क्या होता है। आते हैं कि शार्प रेशो क्या होता है। शार्प रेशो जनरली कि आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है, यानी कि जो आपको डाउन साइज होता है उसमें, तो वो आपको रिस्क से कितना बचाता है, ये शार्प रेशो होता है। सपोज मैं कहता हूँ, ये एग्जांपल लेके हम बात करते हैं, ये स्क्रीन पे एग्जांपल लीजिए आप। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने फंड एक्स और फंड वाई लिया है, जिसका कि 10% और 8% आपका रिटर्न है, और
रिस्क फ्री रिटर्न भी ले लिया मैंने और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है। ये 3 चीज़ आपको दिखाई दे रही है, कितना कितना परसेंट लिया है मैंने ये भी दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं ये कहता हूँ इसका शार्प रेशो 1.25 और 1.6% आया, यानी कि कहने का मतलब है कि जिसका आपका रिटर्न कम है उसका शार्प रेशो ज़्यादा है, यानी कि जिसका शार्प रेशो ज़्यादा होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद फंड होगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न ज़्यादा है तो उसका आपका फंड ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, ऐसा भी नहीं है। आप शार्प रेशो में देख सकते हैं कि जिसका शार्प रेशो ज़्यादा होगा तो फंड बेटर परफॉर्म करेगा, यानी कि रिस्क से आपको बचाएगा, डाउनफॉल से आपको बचाएगा। अब मैं बात करता हूँ आर स्क्वायर की। तो आर स्क्वायर एक सिंपल फंडा समझिए, आर स्क्वायर में बहुत ही सिंपल बहुत अच्छा फंडा कि जैसे बेंचमार्क के बराबर वो परफॉर्म करे तो आपका फंड अच्छा है, यानी कि वो 99 या ये एक मैं बेस लाइन मान लेता हूँ जी 100 है, वो 100 के जितने करीब होगा तो आपका वो फंड अच्छा परफॉर्म करेगा और 100 से जितने दूर होगा वो फंड आपका परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर वो ग्रेटर देन 99 होना चाहिए तो फंड आपका अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा और आगे भी उम्मीद कर सकते हैं वो फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आपने समझ लिया होगा, यानी कि आपका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क से जितना करीब होगा तो वो फंड आपका, ये कंसेप्ट समझिए, अच्छा रहेगा। 100 के करीब, 100 से दूर बेकार और 100 से पास अच्छा। 10 बेसिक फंडा ये है। अब मैं बात करता हूँ कि सॉर्टिनो रेशो क्या होता है। सॉर्टिनो रेशो जनरली क्या होता है कि जब मार्केट नेगेटिव में जाती है, डाउन साइज में जाती है, तो ये आपको बताता है कि नेगेटिव कितना और जा सकता है। यानी सपोज मेरे अभी मार्केट 62 पे था, अभी 55-56 पे चल रहा है, तो ये कितना और नीचे जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन ये इसमें रहता है कि डाउन साइड मार्केट कितना जाएगा। कि नेगेटिव कहने का मतलब मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही है तो कितना कर सकती है। तो अगर आपका ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो से ज़्यादा तो नॉट एक्सेप्टेबल है ये, अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका एक्सेप्टेबल है, ग्रेटर देन 2 है तो गुड है, ग्रेटर देन 3 है तो वेरी गुड यानी एक्सीलेंट कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये डाउन साइड मार्केट नेगेटिव मार्केट को परफॉर्म करता है, उसमें हम देखते हैं कितना नीचे जाएगा, वो लॉस को आपका बचाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं सॉर्टिनो रेशो क्या होता है। तो मैं सपोज 2 फंड लेता हूँ, फंड एक्स और फंड वाई। फंड एक्स का रिटर्न में लेनी है मैंने 12% और फंड वाई का लिया है मैंने 10%, और जो मैंने डाउन साइड डेविएशन लिया है 10% और 7%, और रिस्क फ्री रिटर्न लिया है मैंने 2.5% और 2.5%। अब एक सिंपल फॉर्मूले में जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने पुटअप किया है, तो इसका जो फंड एक्स का आपका सॉर्टिनो रेशो आया है 0.95% और फंड वाई का आया है 1.07। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपका 0 से ग्रेटर देन 1 होगा तो नॉट गुड, और ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्सेप्टेबल है, और ग्रेटर देन 2 होगा तो गुड है, और ग्रेटर देन 3 होगा तो एक्सीलेंट। तो ये रेंज है 1.07, यानी कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको। तो ये एक बड़ा सिंपल और उसमें मैंने समझाया है बिना किसी लंबे चौड़े फॉर्मूले के, और मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया है। अब ये मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, अल्फ़ा, बीटा, आर स्क्वायर, शार्प रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉर्टिनो रेशो। अब मान लीजिए कि एक मेन मुद्दा ये आता है कि इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। ये सबसे मेन मुद्दा है कि मैंने सारी चीज़ तो बता दी, आपको भी बता दिया, और अब मुझे उम्मीद है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं है तो प्लीज़ मेरे को कॉल कीजिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपके पास सबसे पहले मुद्दा है कि हम फंड का सिलेक्शन कैसे करें, जबकि हम सारी चीज़ें ये जानते हैं। बहुत ही सिंपल आपको भाषा में बताने वाला हूँ, और सिंपल वे में एक एक्सेल शीट में बताऊंगा मैं आपको पूरी स्क्रीन पर। चलिए चलते हैं हम स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम इसमें सबसे पहले ये मैंने वैल्यू रिसर्च से लिया है, और इसमें हम फंड का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात ही होती है, मैंने आपको ये सारे बताए, बीटा, अल्फा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, सॉर्टिनो रेशो और आर स्क्वायर। अब हम मान लीजिए मैं यहाँ जो फंड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मैंने 8 से 10 फंड लिए हैं और सारे तरह के फंड लिए, और इसमें हम सिलेक्शन करेंगे सबसे अच्छा फंड कौन सा होता है। अब हम कहते हैं कि बीटा देखेंगे, अल्फा देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, शार्प रेशो देखेंगे, सॉर्टिनो रेशो देखेंगे और आर स्क्वायर देखेंगे। तो पहले कॉलम में हम क्या करते हैं, बीटा, अच्छे से अच्छा बीटा लेंगे और खराब से खराब बीटा लेंगे। ऐसे ही दूसरे कॉलम में करेंगे, अल्फा सबसे बढ़िया लेंगे और सबसे खराब लेंगे, जो अच्छा है उसको ग्रीन करेंगे और जो खराब है उसको रेड करेंगे। यही सारे उसमें हम फंक्शंस में करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा है
और सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा है। सेम हम शार्प रेशो पे करेंगे, सबसे कम शार्प रेशो और सबसे ज़्यादा शार्प रेशो। तो ऐसे ही सार्डिनल रेशो और आर स्क्वायर में करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि ग्रीन और रेड, रेड को तो हम छोड़ ही देंगे, रेड तो रेड ही है, उसमें तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं ग्रीन किस फंड में आ रहा है, यानी कि 3 ग्रीन हमें मिल रहे हैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर प्लान में। तो ये मैंने इस वजह से लिया, रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो मैंने रेगुलर प्लान लिया है ये। तो ग्रीन इसमें मिल रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का अल्फा अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, शार्पर रेशो भी ज़्यादा है, शॉर्टिनो रेशो भी ज़्यादा है, और आर स्क्वायर और बीटा इसका कंपैरिजन टू अदर के मुकाबले थोड़ा सा कम है। लेकिन ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि ये फंड आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, तो ये फंड हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके ये आपको वैल्यू रिसर्च से मिल जाएगी, रेडीमेड है, आपको कुछ नहीं करना, साइट पे जाना है और आपको ये सिलेक्ट करना है। कभी भी देखना हो, कुछ भी करना हो तो इस पे जा सकते हो आप। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो कि ये सर ये कैसे सिलेक्शन करें, ये हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरी सहायता करूंगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए, थैंक यू। ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है, शार्प रेशो, सार्डिनल रेशो क्या होते हैं और इनका सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का एक मेरा प्रयास है और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया फिर भी एक बार कॉल कीजिए, आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मैं ये, अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं नया अपलोड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया इसको। प्लीज़ एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नए वीडियो में हम लेके आएंगे और ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल भाषा में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।